नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखिए अपन लोग ये हिंदी का जो पहला बिंदु है अपना व्याकरण का वर्ण विचार, उसे वर्ण विचार के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर लेंगे। अगर आप लोगों को वर्ण विस्तार विस्तार से पढ़ने हैं तो मैंने एप्लीकेशन में वीडियोस डाल रखी हैं, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हो। आज का अपना पहला प्रश्न होगा कि किस वर्ण के उच्चारण में जीवा का जो स्पर्श है वो दांतों से करती है। जीवा मतलब कौन से वर्ण ऐसा है इनमें से जिनका अपन उच्चारण करते हैं तो स्पर्श है वो दांतों से होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है कै। मैंने आपको उच्चारण स्थान के आधार पर मतलब 5 तरीके बताए थे। पहला बताया था कंठ, एक बताया था तालु, एक बताया था मूर्धा, एक बताया था दंत और एक बताया था ओष्ठ। तो दोस्तों 5 हैं ये। अब यहाँ पर अपन को ये पूछा है कि जीवा जो है वो दांतों को स्पर्श करती है, तो आप लोग देख सकते हो कै वर्ग होता है वो कंठ में आता है, च वर्ग होता है वो तालु में आता है, तय वर्ग होता है वो दंत में आता है, पै वर्ग होता है वो ओष्ठ में आता है, टय वर्ग होता है वो मूर्धा में आता है। तो अपना सही जवाब क्या होगा? तय। आप करके देखिएगा इन चीज़ों को, अगर करके देखोगे तो जीवन में कभी भूल नहीं पाओगे। देखिए तय, थ, द, ध, न, आप इनका उच्चारण करोगे जीव वो दांतों से टकराएगी। आपके सामने है, ये प्रैक्टिकली चीज़ें हैं। अगर अपन करके देखते हैं तो जीवन में कभी नहीं भूल पाते, अन्यथा अपने ये याद नहीं रहती है। अब आपको मैं बता दूं, देखिए हिंदी व्याकरण कई जो विद्यार्थी हैं वो कह रहे थे कि एप्लीकेशन का हमें पता नहीं है। आपको वैसे एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखिएगा। अगर आप जो प्ले स्टोर है उसमें से डाउनलोड करोगे तो गुरुकुल धाम ये नाम लिखना अपन को, पूरा गुरुकुल धाम ऐप। उसमें आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित किस प्रकार के मतलब वीडियोस नोट्स मिलेंगे, पढ़ाई मिलेगी, कंप्लीट नोट्स और पीडीएफ मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको टॉपिक वाइज, फिर आपको मिलेगा सिंपल पेपर भी मिलेंगे, फिर इसी के साथ में प्रीवियस अपियर्स के जो पेपर्स वगैरह आते हैं ना पहले के, वो वाले लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से आपको पढ़ाई की वीडियोस भी मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको मात्र और मात्र 299 रुपये में उपलब्ध होंगी। अब देख लीजिएगा, आगामी जैसे रीट की मोटी भर्ती आनी है, साथ ही साथ में पीएसआई की है, साथ ही साथ में द्वितीय श्रेणी या व्याख्याता है, तो उनमें व्याकरण हर एक जो भर्ती है उसमें काम आएगी। अपने ग्राम सेवक, पटवार, कैसी भी भर्ती ले लीजिए आप लोग, आपको व्याकरण तो पढ़नी ही पड़ेगी। समझ रहे हो ना बात को? क्योंकि भाषा की जड़ क्या होती है? व्याकरण ही होती है। तो ये तो आप ना एप्लीकेशन के बारे में जानकारी। किसी विद्यार्थी को और कोई जानकारी लेना हो तो आपको हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पर आप कॉल करके पता भी कर सकते हो। अब आगे देखिएगा, दूसरा प्रश्न आता अपने सामने। दूसरा प्रश्न ये है कि किस क्रम में वृद्धमुखी स्वर नहीं है। ये नहीं वाला जो शब्द है ना बहुत घातक होता है परीक्षा में। अपन नहीं वाला शब्द है वो पढ़ते ही नहीं है। तो देखिएगा, मैंने आपको स्वरों के मतलब 2 भेद बताए थे, एक तो वृत्ताकार और एक अवृत्ताकार। तो देखिएगा, जिसका उच्चारण करते हैं तो होठों का आकार गोल हो जाता है, वो होता है वृत्ताकार। ओ मैंने आपको 4-5 बताए थे, ऊ, ऊ, ओ, आउ और एक अंग्रेजी का ओ बताया था। ये होते हैं ना, इनमें होठों का आकार गोल होता है। आप करके देखिएगा, इनका उच्चारण ऊ गोल हो गया, ऊ, ओ और अंग्रेजी का ओ। अब इनमें देखिएगा ये भी है, ये भी है, यहाँ पर भी है, आ है वो अवृत्ताकार होता है। तो अपना सही जवाब क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन होगा। इनको आप लोग करके देखोगे तो जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे। परीक्षा हॉल में भी करोगे तो 5 से 7 सेकंड का समय लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। अब अगला प्रश्न है अपना कि निम्नलिखित में से वत्रस्य वर्ण कौन सा है। तो आपको मैंने बताया था वत्रस्य वर्ण में एक तो बताया था न, एक बताया था ल, एक बताया था से और एक बताया था जय। ये जो वर्ण होते हैं ना इनको वत्रस्य माना जाता है, चारों को ही। कई बार कई पुस्तकों में जय नहीं मिलता, कि प्रामाणिक पुस्तकें हैं उनमें मिलता है।
तो इनमें से वत्र से एकमात्र ये सही है ना, इसका मतलब सही उत्तर क्या हो गया, 4 नंबर ऑप्शन अपना सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, ये जो पंचांग शब्द है उसमें उच्चरित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है। बहुत ही खतरनाक प्रश्न है, परीक्षा में ऐसे प्रश्न अपने गलत होते हैं। अब देखिएगा पंचांग शब्द, तो एक हिंदी का नियम होता है, अपन जो ऊपर अनुस्वार लगाते हैं उसकी जगह क्या लगाना अपन को। अब पै के बाद में क्या है, पंचांग में देखिएगा च है ना, अपन ऐसे ही लिखते हैं पंचांग, ऐसे ही लिखते हैं ना ज़्यादातर, जबकि ये सही नहीं माना जाता है। इसको सही ढंग से कैसे लिखा जाता है हिंदी भाषा में, पै आगे च है तो मतलब च का अंतिम वर्ण होगा अपने सामने, वो भी क्या होगा, आधा होगा। च यहाँ पर चा लगा सकते हो, फिर गए है आगे तो ङ और ये गए, ये इस प्रकार से इसके टुकड़े होते हैं, क्योंकि अनुस्वार यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी लगा हुआ। इन दोनों की जगह इसका अंतिम और गय का अंतिम, गय का अंतिम ङ, च का अंतिम ये, तो सही शब्द पंचांग ऐसे लिखा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न है वो परीक्षा में बहुत घातक होते हैं, बहुत ही ध्यान से करने पड़ते हैं इन प्रश्नों को। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिएगा कि उत्तक्षिप्त ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। उत्तक्षिप्त मैंने आपको भी पहले वीडियोज में बताया था कि उत्तक्षिप्त होता क्या है। तो देखिएगा उत और क्षिप्त, उत का मतलब होता है उछालना, आगे बात समझ में। क्षिप्त का मतलब होता है मतलब पटकना, यानी उछाल करके झटके से जीव नीचे गिरती है ना, वो वर्ण उत्तक्षिप्त होते हैं। और मात्र 2 वर्ण होते हैं देखिएगा, एक तो होता है अड़य, आप करके देखिएगा, और एक होता है ढ। ये दोनों क्या होते हैं, उत्तक्षिप्त वर्णों की श्रेणी में आते हैं, अड़य और ढ। इनमें देखिएगा अड़य कहाँ पे लिखा हुआ है, आरजू में कोई नहीं है, खसरा में नहीं है, जफर में, पढ़ाई, तो इसका मतलब ढ इसमें आया है ना। जैसे पहाड़ शब्द लिखते हैं ना, इसमें अड़य आता है। तो ऐसे प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अधिकांश विद्यार्थियों को इस चीज़ का पता नहीं होता है, तो कहते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये वैसे है, इसकी रेट लगा दो, ये वाली बात करते हैं। तो इस प्रकार भी प्रश्न अपन को निकालने आने चाहिए। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। इनमें से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा नहीं है। ओष्ठ्य मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ओष्ठ्य में मैंने आपको बताया था कि पूरा पै वर्ग, पै, फै, बै, भै, मैं, ये ओष्ठ्य होते हैं। तो इसमें मैं भी है, फै भी है, पै भी है, और ये है, ये कैसा है, तालव्य। सही सही जवाब अपना क्या होगा, ये होगा, 4 नंबर ऑप्शन है सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग कि गे किसके योग से बना है। हजारों बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, हजारों बार, और आगे भी आएगा। ये जो है वो जय और ये के योग से बनता है, ध्यान रखना इस बात का, जय और ये के योग से बनता है। वर्तमान में एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनमें आपको गय और ये भी मिलेगा। कौन सा हो गया, आजकल संशोधन हो गया है इसमें, तो इसका उच्चारण किससे माना है, गय और ये से भी मानते हैं, लेकिन यहाँ पर गय हलंत नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ पर गलत दिया गया। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो जय और ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जय और ये ऑप्शन में नहीं होता है, गय और ये होते हैं, तो ये भी सही मान लिया जाता है। समझ रहे हो ना बात को। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, ये 3 ही तो होते हैं, क्षय, त्रय, गे, एक श्रय भी मान लेते हैं अपन। तो ये तो कै और शय के योग से, ये जय और ये के योग से, और ये सॉरी तय और रय के योग से। त्रय किससे बनेगा, तय और रय के योग से, और ये जय और ये के योग से, ये स और रय के योग से। अपने को क्या पूछा है, गे पूछा है। कोई सा भी पूछे चारों में से अपन को आराम से बता देना है, कोई समस्या का सामना नहीं करना है, बहुत ही धैर्य से प्रश्न हल करने। किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कै से लेकर के मैं तक जितने भी वर्ण होते हैं ना,
जैसे कै खे गे घे घे, चे छे जे झे ये, टे ठे डे ढे ने, ते थे दे धे ने, पे फे बे भे में। यानी इनका उच्चारण करते ना तो फेफड़ों से उठी हुई वायु वो कहीं ना कहीं स्पर्श करने के बाद में इनका उच्चारण होता है। तो इनमें देखिएगा खे गे दे दिया, दे दे दिया, ते थे, ये से है ना, ये क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। श है, श और श, ये क्या है? ऊष्म व्यंजनों की गिनती में आते हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं, इस शब्द को गौर कीजिएगा, टकराती है। तालु से नहीं टकराती है। मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें एक टेबल बताई थी, उस टेबल के माध्यम से आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तालु में च वर्ग पूरा आता है, ठीक है। साथ ही साथ में ई और ई भी बताई थी मैंने आपको, साथ ही साथ में ये बताया था आपको, साथ ही साथ में श बताया था आपको। आगे बात समझ में। तो अब मिलान कर लीजिएगा। चलिए, ई तो इसमें नहीं है, च है, इसका मतलब इसका स्पर्श होता है, ये है, स है, ये घ नहीं है ना, यहाँ पर देखिएगा घ नहीं है ना, इसका मतलब है ये सारे के सारे हैं तालु और ये क्या है? कंठ। आगे बात समझ में। च वर्ग पूरा होगा, ई ये और से, ये किस में आते हैं? तालु में आते हैं। वो वीडियो देखोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। किस क्रमांक में मूल स्वर है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मूल स्वर मैंने आपको बताए थे, ए, ई, ऊ और री, चार ही बताए थे। अब इसमें देखिएगा, मूल स्वर पूछा अपन को, तो इसमें ए भी नहीं है, ई भी, यानी जो हस्व ई है वो नहीं है, ऊ है, तो इसका मतलब ये मूल स्वर है। बाकी ये दीर्घ है, ये औ है, ये ऐ है, ए है, तो ये सारे के सारे नहीं हैं। ये ए, ई, ऊ और री, ये चार ही स्वर होते हैं। कर लोगे आसानी से। किसी प्रकार का कोई समस्या आपको टेंशन लेनी नहीं है। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? मैंने आपको अंतस्थ व्यंजन बताए थे, ये, रे, ले और वे, ये, रे, ले और वे। तो ये ऑप्शन अपने सामने है, कोई ये नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहां पर है, मतलब 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस क्रमांक में तालव्य व्यंजन है? तो कंठ, मूर्धन्य, दंते, ओष्ठ्य, तालव्य आपको बताए थे ना। तालव्य कौन सा? च वर्ग होता है, ध्यान रखना, च, छ, ज, झ, ये हो गया कंठ। आपको मैं रिपीट करवा दूंगा पूरा। ये हो गया तालु, ये हो गया दंत, ये हो गया ऊपर वाला मूर्धा। अब पै वर्ग और लिख दोगे, पै, फै, बै, भै, मै, ये हो गया ओष्ठ। ये 5 ही होते हैं। अपना सही उत्तर है, तालु पूछा है तो च, छ, ज, झ, ये हो गया ना। क्लियर है, पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है? आपको मैंने घोष और अघोष बताए थे। पहला और दूसरा क्या होते हैं? घोष। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होते हैं? अघोष। इसमें घोष वर्ण नहीं है, मतलब अघोष बताना है अपन को। तो मैंने आपको बताया था, अब देखो पहला और दूसरा आएगा ना, वो अघोष होगा। तो तै, थे, दे, धे, ने, ये तो घोष नहीं है, वो अघोष नहीं है, घोष है। फिर ये भी तीसरा वर्ण है, ये भी घोष है। ये रलवे भी घोष होते हैं। टेट है, ये अघोष होते हैं। तो इसका मतलब है 3 नंबर ऑप्शन अपना इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण घोष होता है। किस क्रम में सहघोष व्यंजन नहीं है? मतलब घोष व्यंजन यहां पर है नहीं है, यहां पर अपन को क्या करना है? अघोष व्यंजन ढूंढना है। तो घोष तीसरा चौथा पांचवा, तो ये तय वर्ग के है ना,
तै थे दे ध न, तीसरे चौथे ये पैवर्ग का पै फै बाद में बै भै मैं आते हैं। फिर ये च छ जय जय बाद में आते हैं। कै ख अघोष वर्ण है। 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिएगा कि किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है। अंतस्थ 4 ही होते हैं, ये र लव है, तो है इसमें नहीं है, यानी ये ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट देखिएगा किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है। तालव्य व्यंजन तो देखिएगा च तालु होता ही है, ये जो है वो जय और ये के योग से बनता है, इसका मतलब ये भी तालुव्य में आता है। ये अभी मैंने आपको बताया था ये भी तालुव्य में, ये वाला नहीं है, तो सही उत्तर अपना ब ऑप्शन यानी घ जो होता है वो कंठे होता है। क्या होता है? कंठे होता है। नेक्स्ट देखिएगा छी छी तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं, वाक्य किस प्रकार का है, तो आराम से कर दोगे विस्मयादिबोधक है। ठीक है। किस व्यंजन में उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है। ये करके देखने वाली चीजें सारे मैंने आपको बताई थी। च वर्ग पूरा ये स जैसे च छ ज ज तालु में टकराती है जीवा, आप करके देखिए। ये श अब ख है तो ये कंठे हो गया और बाकी सारे हैं, है ना। नेक्स्ट देखिएगा कि किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है। यहां पर अघोष पूछा है अपन को, तो ये भी तै थे द तीसरा वर्ण आ गया, कै ख ग तीसरा आ गया, पै फै बै तीसरा आ गया, तीसरा चौथा पांचवा घोष होते हैं, पहला और दूसरा अघोष होते हैं, तो ट है वो अघोष है। नेक्स्ट देखिएगा कि व्यंजनों का सही क्रम क्या है। ये सहसे है ना, परीक्षा में आ जाता है तो अपन बिल्कुल आसान है, फिर भी भूल जाते हैं क्योंकि एग्जाम का अपने दबाव रहता है। तो सही ध्यान रखिएगा, श श और बाद में है आता है। अब ये मिलान कर लो, आराम से कर लोगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से लय व्यंजन किस वर्ण भेद के अंतर्गत आता है, तो आपको न ल स ज भी बताया था, ये वत्रस्य के अंतर्गत आता है। किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार वो होते हैं जो मतलब स्वर के बाद में आने वाली ध्वनियां होती है ना, उनको क्या कहा जाता है, नासिक के ध्वनियां होते हैं, उसे ही अनुस्वार बोलते हैं अपन, है ना। जैसे प्रत्येक वर्ग का अंतिम जो वर्ण होता है वो क्या होता है, नासिक के व्यंजन माना जाता है। अनुस्वार की जगह उसी का तो प्रयोग करते हैं ना। जैसे अभी अपन ने शब्द लिखा था पंचांग, यही लिखा था, अब इसको यूं भी लिख सकते हैं। तो ये जो दोनों हैं वो अनुस्वार का ही तो काम कर रहे हैं, ऊपर लगने वाले का। आगे देखिएगा, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर अभी बताए थे मैंने आपको, ए, ई, उ और री, 4 ही होती है इनकी संख्या। कितनी होती है? 4 ही। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11, ध्यान रखिएगा इस बात का। कितनी होती है? 11 होती है। आती है सभी को, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं, तो मूर्धा से टे, ठे, डे, ढे, णे, ये आप करके देख लीजिएगा। पै फै बै बै मैं, ओष्ठे, तै थे दे दे ने, ये होते हैं दंते, च छ ज ज, ये होते हैं तालुवे, कै ख ग ग, ये होते हैं कंठे। इस प्रकार से मूर्धन्य पूछिए तो ट वर्ग। तालुव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं, च छ ज झ, आपको मैं रटा दूंगा, याद करा दूंगा एक एक चीज। जिन स्वरों के निर्माण में ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं, मतलब होठ गोलाकार हो जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, वृत्ताकार। ऊ, आप करके देख लेना, ऊ, ओ और औ और अंग्रेजी का ओ। आगे बात समझ में। भाषा में स्वतः उच्चरित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। स्वतः उच्चरित होते हैं ना, वो हमेशा स्वर होते हैं।
किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है इनका उच्चारण करने में। किस शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है, यानी संयुक्त व्यंजन जो है वो किस में प्रयोग इसका किया गया है? तो बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। संयुक्त व्यंजन कौन सा है इसमें? बहिष्कार है, आत्मा है, विशेष है, विद्या है। क्या होगा? विद्या। इसमें संयुक्त है, द में ये मिला हुआ है। ठीक है, कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? ओष्ठ्य में कौन कौन से देखो, पै फै बै बै मतलब पै वर्ग होता है, उ ओ औ अंग्रेजी का ओ होता है, ये सारी हैं, बल्कि वह नहीं है। तो सही जवाब अपना क्या हो जाएगा? वह वकार होता है, मतलब वत्रस्य। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने व्याकरण के आज इस वीडियो में 30 प्रश्नों का अध्ययन किया। अगर किसी भी प्रश्न में आपको समस्या हो कि इस प्रश्न में कैसे क्या हुआ, तो आप लोग कमेंट जरूर करें, जिससे हमें भी पता चले। अगर वीडियो अच्छा लगा और आपको कोर्सेज आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप लोग अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा गुरुकुल धाम एप्लीकेशन को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों का भी अपन अध्ययन करेंगे।